हेलो दोस्तों, तो आज के ज्योग्राफी के प्रीक्योर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ एंड आई वांट यू टू रिमेंबर एज वेल कि व्हेन आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, पर यही वो चीज़ें हैं जो कि आप मेंस में एज एग्जांपल्स भी कोट करेंगे। मेरी सिंपल सी कोशिश यही रहती है कि हर बार मैं आपको हर न्यूज़ से एसोसिएटेड मेंस की चीज़ें भी बताऊँ कि आप इनको वहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली न्यूज़ आपकी कहती है कि रशिया गिव्स नोट टू द एक्सटेंडेड स्टार्ट ट्रीटी। तो सबसे पहली चीज़ आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या पता होनी चाहिए कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है किससे एसोसिएटेड है। तो बेसिकली ये आर्म्स ट्रीटी है, राइट। कौन सी दो कंट्रीज से एसोसिएटेड है? यूएस एंड रशिया। इन्होंने अग्री किया है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ दे हैव ओनली अग्रीड इन प्रिंसिपल, यानी कि इसका कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो इफ यू आर लकी देयर कुड बी डायरेक्ट क्वेश्चन कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी से कौन से कंट्रीज एसोसिएटेड है, एंड यू कैन ऑलवेज मार्क इट। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी में एग्जैक्टली है क्या? अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव पे जाओ, this is basically a nuclear arms reduction treaty between US and Russia. Again, another question जो प्री के लिए हो सकता है कि ये basically किस तरह के आर्म्स रिडक्शन के लिए है, तो you will always write nuclear arms reduction treaty. ठीक है जी। तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज दिस ट्रीटी बेसिकली कॉल्स फॉर कि जितनी भी आपकी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर्स हैं, आप उनका नंबर बेसिकली जो है वो कम करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम करने का प्रोसेस जो है तो शुरू कर दिया, लेकिन हर कुछ समय बाद आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा दैट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग और नॉट। वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि क्या जो इस ट्रीटी के एसोसिएटेड बातें हैं कम करने की न्यूक्लियर आर्म्स, क्या वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं। सो फॉर दैट देयर हैज़ बिन अ न्यू इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस जो बनाया गया है, राइट। एक और चीज़ जो है, ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, राइट, ये एक सॉर्ट करके पहले मैकेनिज्म था उसको रिप्लेस करती है। सॉर्ट क्या था? स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी मैकेनिज्म। तो ये भी यूएस और रशिया के बीच का एक मैकेनिज्म था जिसको अब किसने सक्सीड किया है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने सक्सीड किया है। तो हो सकता है ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ ले कि न्यू स्टार्ट से पहले कौन सा मैकेनिज्म था, तो आपको पता होना चाहिए सॉर्ट मैकेनिज्म्स था। नाउ बिकॉज ये जो ट्रीटीज होती हैं बहुत डायरेक्टली इंडिया से एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए इनसे एसोसिएटेड आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें ही पता होनी चाहिए। ना वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब चीज़ों को आप मेंस में कैसे कोट करेंगे? मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आ जाता है आईआर में आर्म्स रिडक्शन से एसोसिएटेड, राइट, कि किस तरह फेज डाउन किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे वे फॉरवर्ड में ऐसे लिख सकते हैं कि इस रशिया और यूएस ने जो अग्रीमेंट की बात की है, इन्हीं लाइंस पे मे बी इंडिया भी बाकी कंट्रीज के साथ कुछ अग्रीमेंट कर सकता है। या फिर आपने जो ऑलरेडी स्टेप्स लिए गए हैं वहां पर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि वर्ल्ड में आर्म रेस को कम करने के लिए, राइट, जिसे आप आर्म्स रेस कहते हैं, इसको कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो डेफिनेटली आप वहां पे न्यू स्टार्ट आर्म्स ट्रीटी को कोट कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर वे दैट यू कैन कोट इट। फॉर एग्जांपल, आप कोट कीजिए कि ये जो आर्म्स रेस को कम करने का इनिशिएटिव है ये नया नहीं है, पहले देयर वाज अ सॉर्ट इनिशिएटिव और अब इसको न्यू स्टार्ट इनिशिएटिव ने रिप्लेस कर दिया है। और एल्स हो सकता है कि आपको इंडिया यूएस या यूएस रशिया पे कोई टॉपिक आ जाता है, वहां पे भी आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां तक हो सके एडिशनल इन्फो हम पढ़ेंगे तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अलावा भी एक ट्रीटी है विच यू शुड नो अबाउट। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। ये भी एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच में, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक तरह की चीज़ें हैं जो बैन की गई हैं। पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो दिस पर्टिकुलरली बैन्स बिटवीन द टू नेशंस किस तरह की मिसाइल्स या किस तरह के आर्म्स। तो आप देखिए, लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, राइट, एंड मिसाइल लॉन्चर्स जो कि शॉर्ट मीडियम रेंज या फिर इंटरमीडियम रेंज। तो ये जितने भी हैं ये आपको ऐसे के ऐसे याद करने पड़ेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रीलिम्स में लिखना है तो यू नीड नॉट रिमेंबर इट एज सच, बट आपको वहाँ पे रिकग्नाइज करना आना चाहिए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ये इंटरमीडिएट ट्रीटी है, दिस डज नॉट अप्लाई टू एयर और सी लॉन्च्ड मिसाइल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज आप ऐसा का ऐसा याद रखेंगे। फैक्चुअल डेटा है, यू विल हैव टू पुट इन एन एफर्ट कि आप इसको याद रखें। नाउ ये जो ट्रीटी है फिलहाल सस्पेंडेड है, यूएस ने भी इसे सस्पेंड कर दिया था एंड रशिया ने भी इससे फॉर्मली विड्रॉ कर लिया था।
ठीक है, अगर आप डेट्स भी देखें वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट द आर्टिकल सेड दैट यूएस फॉर्मली विड्रू फ्रॉम द ट्रीटी इन 2019। तो ये सभी चीजें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस कैन बी कोटेड, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है वेर यू हैव टू टॉक अबाउट कि मान लीजिए सर्टन पॉइंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस की अभी तक कैसा होता है, यू कैन ऑलवेज कोट कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूएस ने पेरिस अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था, आईएनएफ ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है, सो यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन योर आंसर्स। किस तरह से यूज करने हैं ये यू विल हैव टू सी एज पर दी क्वेश्चन, बट ये जो फैक्चुअल डेटा आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं डेफिनेटली आप इन्हें मेंस में कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज है स्पेस एक्स ने रिसेंटली जो वर्ल्ड का स्पेस रिकॉर्ड था इन लॉन्चिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स उसको ब्रीच कर दिया है। अभी तक ये रिकॉर्ड इंडिया के पास था, दैट इंडिया हैड डिप्लॉयड 104 सैटेलाइट्स इन फरवरी 2017। अब स्पेस एक्स ने क्या किया है, 143 पेलोड्स उन्होंने स्पेस में भेजे हैं एंड इट इज ब्रोकन द रिकॉर्ड। नाउ दिस क्वेश्चन नीड नॉट बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर प्रीलिम्स, बट आप मेंस में जब भी स्पेस प्रोग्राम पे कोट करेंगे, राइट, उस समय पे आप ये कोट कर सकते हैं। राइट, लेट्स से कि आपको करना है कि वर्ल्ड ने स्पेस के लिए क्या चीज़ें हैं जो स्टेप्स लिए हैं, या मान लीजिए कि कितने सक्सेसफुल वर्ल्ड के पेलोड प्रोग्राम्स रहे हैं, या मान लीजिए कि आपको प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट फर्म्स की जो एंट्री है मोर लाइक स्पेस एक्स, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आप कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है कि जो स्पेस एक्स लॉन्च कर रहा है, ये बेसिकली स्पेस एक्स का प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड स्मॉल सैट राइड शेयर प्रोग्राम। तो आप देख रहे हैं स्मॉल सैट यानी कि स्मॉल सैटेलाइट्स, राइड शेयरिंग मीन्स all the payloads are sharing that particular ride। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है दिस enables जितने भी स्मॉल सैटेलाइट कस्टमर्स हैं कि आप स्पेस एक्स के साथ डायरेक्टली अपनी राइड बुक कर सकते हैं रादर देन गोइंग टू अ गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है जी, चलिए अगर आप न्यूज़ में देख रहे हैं तो इंडिया ने भी बहुत प्रोग्राम्स अब इनिशिएटिव शुरू किए हैं स्पेस सेक्टर में प्राइवेट एजेंसीज को लाने के लिए। तो यू कैन ऑलवेज से कि इंडिया भी सिमिलरली ऑन सिमिलर लाइंस ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू कर सकता है। सो यू कैन ऑलवेज कोट दीज एग्जाम्पल्स, दिस इज व्हाट विल फेच यू मोर मार्क्स इन योर मेंस। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है श्रम शक्ति पोर्टल। नाउ लेट्स से कि आपको नहीं पता, द मोमेंट यू सी द वर्ड श्रम, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि ये श्रमिकों से एसोसिएटेड होगा। व्हाट डज श्रमिक रेफर टू, इट रेफर्स टू वर्कर्स। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए और मान लीजिए कि आपको नहीं पता है व्हाट डू दे केटर टू, आप नाम से भी इनको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। इट कैन हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर गेस वर्क। नाउ कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिस्ट्रीज कभी भी पूछी जा सकती हैं, आपको पता होनी चाहिए। नाउ इट रेफर्स टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइबल अफेयर्स ने क्या किया है, एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिनमें जितने भी ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनसे एसोसिएटेड डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, और डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जितनी भी एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स हैं, हो सकता है ये जो वर्कर्स हैं उनसे एसोसिएटेड ना हो या उनमें रजिस्टर्ड ना हो, तो ये जितना भी डेटा है इसको लिंक किया जाएगा विद दी एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स। नाउ वाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप कोविड में देखें तो माइग्रेशन में जो है, आपने अर्बन माइग्रेशन के बारे में हमेशा पढ़ा होगा है ना, कि लोग रूरल रीजन से अर्बन रीजन्स की तरफ जाते हैं, लेकिन कोविड से एक नया फिनोमेना जो है बहुत ज़्यादा देखा गया है विच इज़ रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन में क्या हुआ कि लोग अर्बन रीजन से वापस रूरल रीजन्स में आ गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब अ लॉट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स वेंट बैक तो अ लॉट ऑफ स्टेट्स डिड नॉट हैव द डेटा विद देम। तो हुआ क्या कि इनको वेलफेयर स्कीम से लिंक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। तो इस वजह से भी ऐसे अब प्रोग्राम्स निकाले जा रहे हैं जिनसे इन माइग्रेंट वर्कर्स को आप एसोसिएट कर सकें। नाउ यू कैन ऑलवेज कोट दीज थिंग्स जब भी आपको लेबर से एसोसिएटेड कोई न्यूज़ आ रही है या माइग्रेशन से एसोसिएटेड विच इज़ अर्बनाइजेशन, आपका ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो उन पे अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे अगर आपको लिखना है क्या स्टेप्स लिए हैं सरकार ने माइग्रेशन से एसोसिएटेड, तो आप स्टेप्स में लिख सकते हैं कि श्रम शक्ति पोर्टल जैसे पोर्टल्स बनाए गए हैं। मान लीजिए मेंस में आपको पोस्ट कोविड क्या चेंजेस किए हैं सरकार ने, राइट, उस पे क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे भी आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। तो किस तरह का डेटा लिया जाएगा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, उनके लाइवलीहुड ऑप्शंस क्या थे, क्या स्किल्स हैं, माइग्रेशन पैटर्न्स क्या है, अकॉर्डिंगली आगे भी स्कीम्स बनाई जाएंगी। ऑल्सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू देखा गया कोविड में, दैट अ लॉट ऑफ वर्कर्स वर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स,
राइट? तो उनको अपने राइट से एसोसिएट कराने के लिए एक स्कीम या रादर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया गया है, दैट इज कॉल्ड श्रम साथी, जिसका बेसिक एजेंडा क्या है कि जितने भी ट्राइबल वर्कर्स हैं उनको अपने राइट्स के बारे में एजुकेट किया जाए, ताकि यदि वो अपने राइट्स या एंटाइटलमेंट से अवेयर नहीं है तो उनको अवेयर किया जाए, सो दैट आफ्टर द ट्रेनिंग वो अपने सर्विसेज, राइट्स और एंटाइटलमेंट्स को इक्वली डिमांड कर सके। ठीक है जी? तो अगर आपको एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है कभी भी, राइट, कि वर्कर्स के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वहां पे आप इनको मीन्स में डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। ठीक है जी? दिस इज वॉट विल फेच यू एज ओवर एनी अदर एस्पिरेंट, दैट 1 or 2 marks that you get per question will make a lot of difference in your final rank। चलिए जी, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है ना। गोल्ड हैज़ ऑलवेज बिन इन न्यूज़, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी गोल्ड काउंसिल के बारे में आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली गोल्ड काउंसिल क्या कर रही है कि जितनी भी वर्ल्ड में गोल्ड इंडस्ट्री है उनकी मार्केट डेवलपमेंट में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव रहता है। अगर आप देखें तो it actually works from the area of gold mining to the gold investment, so that idea simple है कि एक मार्केट भी बनती रहे, राइट? एंड कहीं ना कहीं मार्केट बन रही है तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? डिमांड होनी चाहिए। तो डिमांड भी बनती रहे और डिमांड के साथ साथ मार्केट भी इक्वली डेवलप होती जाए। तो ये सभी चीज़ें किसका या इन सभी चीज़ों के लिए कौन असिस्ट कर रहा है कंट्रीज़ को? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इन सभी चीज़ों से एसोसिएटेड कंटिन्यूस रिसर्च होती रहती है। नाउ हु विल पब्लिश ऑल दीज रिसर्च पेपर्स, राइट? बोथ फॉर एनी ऑफ द कंट्रीज या फॉर द इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ही ऐसी रिसर्च को पब्लिश करेंगे। ठीक है जी? चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा एडिशनल इन्फो देखनी चाहिए। तो आई जस्ट वांटेड यू टू नो कि इंडिया में कहाँ कहाँ गोल्ड माइंस हैं जो कि जहाँ पाई जा रही है, एटलीस्ट द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस यू शुड नो। तो 4 रीजन्स हैं अगर आप देखें, कोलार, चित्तूर, रायचूर एंड ईस्ट सिंहभूम। तो ये जो 4 रीजन्स हैं ये डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए विद द स्टेट्स। ठीक है जी? टू मेक श्योर आप इनकी स्टेट्स देखें एंड इनको सीक्वेंस में भी याद रखना है। कभी कभी यू गेट दोज क्वेश्चंस वेर यू हैव टू प्लेस देम फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू द टॉप, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है जी? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम। लेट्स से कि नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ कर रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? आपकी कंट्री में जितना भी डेटा है जियो साइंस से एसोसिएटेड, बेसिकली उसको कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ नेशनल सर्वेज कर रहा है जिसमें कि जियो केमिकल मैपिंग है। जियो केमिकल मैपिंग मतलब कि जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं आपकी ज्योग्राफी में, है ना, जितने भी अर्थ के अंदर पाए जाते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उनको मैप कर रहा है। जियो फिजिकल मैपिंग कर रहा है। तो बेसिकली ये जो मैपिंग्स हो रही हैं, हो सकता है डायरेक्टली आपको प्री में क्वेश्चन आए, बट आप इनको मेंस में कोट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि जब आपको रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कहाँ किस तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इनके लिए आप और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, या ऑलरेडी सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं इनकी माइनिंग के लिए, या लेट्स से आपको कोई टिपिकल माइनिंग पे क्वेश्चन आ जाए। मान लीजिए कि मेघालय में रैट होल माइनिंग बहुत ज़्यादा इशू रहती है, तो आपसे पूछा जाए कि इन माइनिंग के जो डिसएडवांटेजेस हैं इनको कैसे ओवरकम करें, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को कोट कीजिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ऑलरेडी स्टेप्स दे रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे क्या कर रहा है कि इस तरह की मैपिंग्स कर रहा है, सो दैट फ्यूचर में जितने भी आपके इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए ये ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर सके। रादर एक पूरी डेटा रिपोजिटरी बनाने की बात है, सो दैट जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसका यूज़ कर सकें। मान लीजिए रिसर्च के लिए कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस उससे एसोसिएट होना चाहते हैं, वो इसका यूज़ कर सके। एंड इन केस सर्टन प्राइवेट एजेंसीज ऑल्सो वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस सॉर्ट ऑफ डेटा, वो भी इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा डेटा एक डिजिटल मीडियम में बनाने की कोशिश की गई है ताकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स या मल्टीपल यूजर्स इससे यूज़ कर सकें। जिसका बेसिक एडवांटेज क्या है? लेट्स से कि मेरे पास इंडिया में हर स्टेट का डेटा है कि कहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेज हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सरकार और जितनी भी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं
वो ऐसे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ कर सकती हैं। ऑल्सो हो सकता है इन डेटाज में या इन मैप्स को बनाते समय ऐसे बहुत से नए रीजन्स आइडेंटिफाई हो जाएं जहाँ की अभी तक हमें मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं पता था, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिनरल एक्सप्लोरेशन में ज़रूरी होती है इज़ दी इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो वंस ऑल द प्राइवेट फर्म्स आर अवेयर ऑफ कि किस तरह की मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉसिबल हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करा सकते हैं, जिससे कि माइनिंग इंडस्ट्री को और सही तरीके से ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों को भी आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, वे फॉरवर्ड में या मान लीजिए कि किस तरह से माइनिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, वहाँ पर भी इन चीज़ों को कोट किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। Now, this particular news might not be very important for your prelims perspective, but means में आप इन्हें कोट कर सकते हैं। तो रिसेंटली एक यूएन की रिपोर्ट आई है जिन्होंने कहा है कि जितने भी इंडिया में डैम्स हैं दे आर एजिंग। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दीज आर एजिंग? इसका मतलब है कि डैम्स फेल हो रहे हैं, डैम को रिपेयर का या मेंटेनेंस का जितना भी कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, राइट। सेडिमेंटेशन जो हो रहा है डैम से वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डैम्स की फंक्शनैलिटी और इफेक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो the report says that over 1,000 dams in India are basically aging। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यूएन कहती है कि बाय 2050 या इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझते हैं, मान लीजिए कि दिस इज डैम और पानी यहाँ से आ रहा है, तो इनको डाउनस्ट्रीम रीजन्स कहते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डाउनस्ट्रीम रीजन्स, तो ये जो डाउनस्ट्रीम रीजन्स हैं, राइट, बाय 2050 यूएन कहता है कि more than, या rather most of the people on earth will live on these downstream regions by 2050। तो मान लीजिए if these dams fail over here, तो ये सारा पानी कहाँ पे जाएगा? to these downstream people, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। these can cause a lot of disasters in any country। तो स्पेसिफिकली वो इंडिया को केटर कर रहे हैं कि इंडिया में more than 1,000 ऐसे डैम्स हैं which are showing the signs of aging, जिस वजह से ये चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंडिया इस तरह से ये डिजास्टर प्रोन रीजन बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया भी कुछ कंट्रीज की बात की गई है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि मोर देन 55% ऑफ द वर्ल्ड्स डैम्स आर एक्चुअली फाउंड इन 4 एशियन कंट्रीज, चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। तो इन चारों कंट्रीज को ही डिजास्टर प्रोन कहा गया है ड्यू टू दीज डैम्स। और रादर अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दूं तो वो मुलापेरिया डैम इन केरला की बात करते हैं कि अगर इस तरह का इशू वहां पे होता है तो मोर देन 3.5 मिलियन पीपल आर एट रिस्क। तो इन चीज़ों को आप जब भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की जहां हम बात करते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप इस जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है उनको कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सो बेसिकली रिपोर्ट क्या कहने की कोशिश करिए कि नॉट ओनली डैम बिल्डिंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, राइट, नॉट ओनली द आइडिया ऑफ स्टोरिंग दिस वाटर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो डैम का डीकमिशनिंग है उसकी भी सिग्निफिकेंस की इन्होंने यहाँ पे बात की है एंड यू कैन डेफिनेटली कोट दीज थिंग्स। ठीक है जी, चलिए कान्हा टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, तो बिकॉज इट वाज इन न्यूज़ तो आपको इसकी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? मध्य प्रदेश। नाउ द आइडिया ऑफ शोइंग यू इट्स पोजीशन इज कि कभी कभी जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट आपको चीज़ें अरेंज करने के लिए आ जाती हैं, तो आपको एटलीस्ट इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए सो दैट अगर आपको अरेंज करने के लिए आ जाए ऐसा कुछ तो यू शुड बी ईजिली एबल टू डू इट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। राजस्थान ने रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड सैंड पे एक पॉलिसी बनाई है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो यू कैन एटलीस्ट सी द फोटो सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो आप देख रहे हो जो सैंड्स है आपने देखा है रिवर बेड से आती है, राइट, बट अब जो है मैन्युफैक्चर्ड सैंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ऐसा क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इलीगल माइनिंग थी रिवर बेड्स पे इसको 2017 में बैन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इवेंचुअली जिन रिवर बेड्स पे ये माइनिंग होगी वहाँ पे प्रॉपर स्टडी की जानी चाहिए एंड ओनली आफ्टर स्टडीइंग दीज रीजन्स आप वहाँ पे माइनिंग शुरू करेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ what has happened is कि ये जो process है this becomes very tiring for a lot of private sector firms, so what they've done is they have actually switched over to M-Sand. M-Sand is manufactured sand. इंडिया में शायद ये फिनोमेना बहुत फेमस नहीं है, लेकिन बाहर अगर आप देखें फॉरेन कंट्रीज में M-Sand बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब राजस्थान ने तो इन पे एक प्रॉपर
पॉलिसी बना दी है और रादर इनको एक इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है टू ऑल द यूनिट्स जो कि इस तरह की सैंड को यूज़ करती हैं। इससे बेसिक फ़ायदा क्या है, पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाते, सिंपल सी चीज़, राइट। सो यू हैव एक्चुअली फाउंड अ रादर ऑल्टरनेटिव फॉर दीज रिवरबेड सैंड्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बिकॉज ये अपने आप में एक नई इंडस्ट्री बन गई है, तो कहीं ना कहीं इन न्यू यूनिट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शुरू की जाएंगी। प्लस जो इन जनरल रिवर बेड एरियाज में माइनिंग की वजह से जो वेस्ट जनरेट होता था वो अब नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई वॉन्ट यू टू नो द बेसिक्स एज वेल कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है, वाई। 2-3 साल पहले जो ड्राई ऐश है आपकी, इस पे एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आया हुआ था कि ड्राई ऐश क्यों यूज़ होती है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। सिमिलरली जो एम सैंड है उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरह की हैं कि अगर बहुत अग्रेसिव या एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो फिर भी ये विथस्टैंड कर जाता है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है इनकी, जिस वजह से लेट्स से कि इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। अकॉर्डिंगली आप बाकी फीचर्स भी कोट कर सकते हैं, ग्रेटर वर्केबिलिटी, राइट। इनके जो सेटिंग टाइम है या इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है वो भी बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू दी रिवरबेड सैंड। तो इन सब चीज़ों को आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो है, तो इस वजह से भी इन्हें यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो द वेस्टेज, राइट, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नील, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रोन है, राइट। इस वजह से भी इन्हें यूज़ किया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अपने कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या है कि वाटर यूजेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर भी आप एम सैंड का यूज़ करेंगे, सबसे पहली चीज़ उन रीजन्स में वाटर अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो उन रीजन्स में इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा अपने पास पॉइंट्स बना लीजिए कि अगर आपको बाई चांस ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उनको यूज़ कर सकें, ठीक है जी। चलिए, आज की लास्ट न्यूज़ है आपकी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंडिया ने रिसेंटली आईईए के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, रीज़न क्या है कि इंडिया जो है डायरेक्टली आईईए का मेंबर नहीं है, इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है उनका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इवन दो बीइंग एन एसोसिएट मेंबर, इंडिया उनके साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन कर रहा है। दिस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन द एनर्जी सेक्टर। रादर अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो अग्रीमेंट है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो आपको अब कभी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रहा है, तो डेफिनेटली आप इसे कोट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, जॉइंटली टर्म्स डिसाइड होंगी इनकी, कुछ आईईए के फेवर में, कुछ इंडिया के फेवर में। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द एग्जैक्ट टर्म्स, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि इंडिया किस तरह के स्टेप्स ले रहा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बैकग्राउंड की बात करते हैं, आईईए जो है बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए कि मल्टी स्टेक होल्डर है, एकेडमिशिया भी इसका पार्ट है, प्राइवेट एजेंसीज भी पार्ट है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे नो, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंदर बनी है। आईईए का इनिशियल काम क्या था, इनिशियल एजेंडा बहुत सिंपल था कि जितनी भी फिजिकल डिस्ट्रप्शंस थी ऑयल की सप्लाई में उसको केटर कर रहे थे, बट इवेंचुअली दे एक्चुअली स्टार्टेड टू वर्क एज अ पॉलिसी एडवाइजर एज वेल। पॉलिसी एडवाइजर नॉट ओनली टू द मेंबर स्टेट्स बट ऐसे स्टेट्स जो कि मेंबर नहीं है, नॉन मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल चाइना, इंडिया और रशिया। तो अब ये अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डिस्ट्रप्शंस, पॉलिसीज जो कि एनर्जी से एसोसिएटेड है उनके लिए एडवाइस भी करता है। और 3 ईज पे बेसिकली काम करता है ये, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, एंड साथ ही साथ आपको इस सब को एसोसिएट करने के लिए जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चाहिए उनके लिए भी काम करते हैं। नाउ दीज 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन आता है कि एनर्जी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, राइट, इंडिया की व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड या व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिसी वुड यू वांट टू डिजाइन, तो इन 3 ईज को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, राइट। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आईईए अब भी काम करने लगा है कि अब जो आईईए है वो क्लाइमेट चेंज को भी केटर करने लगा है। आईईए अब नॉट ओनली ऑयल बट इट ऑल्सो
has a broader role in promoting certain sort of renewable energy associations as well. So basically not only oil but alternate energy sources के लिए भी अब IEA काम करता है. ठीक है जी. Now एक बहुत ही स्पेसिफिक सी चीज़ जो कि I want you to know, IEA member countries are required to maintain total oil stock levels equal to at least 90 days of the previous year's net imports. Very important factual data, आप इसको याद रखेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा, अगर आपने ऊपर ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको ये बताया था कि आईईए ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंडर बना है. इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वही कंट्रीज जो ओईसीडी की मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं को आईईए अपनी मेंबरशिप देता है. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया के पास अभी तक मेंबरशिप नहीं है. मैंने आपके लिए विकीपीडिया से इसका स्क्रीनशॉट भी लिया है कि इंडिया जो है एसोसिएशन कंट्रीज में आता है. अगर आप ध्यान दो, इवन चाइना भी, इंडिया डायरेक्टली मेंबर स्टेट नहीं है. नाउ आई वांट यू टू गो बैक एंड चेक क्या इंडिया ओईसीडी का मेंबर है या नहीं है. ठीक है जी. चलिए, लास्ट थिंग फॉर द डे, जैसा कि रिपोर्ट्स होती हैं बहुत सारी जो आपको पता होनी चाहिए, तो आईईए की ये 5 रिपोर्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है. ठीक है. एटलीस्ट द फर्स्ट 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं. एटलीस्ट आप इन 2 रिपोर्ट्स को डेफिनेटली याद रखें. ठीक है जी. सो यू कैन ऑलवेज कोट कि मान लीजिए कि इन रिपोर्ट्स पे जो भी इंडिया का स्टांस आता है, राइट, आप डेफिनेटली उनको इंडिया से रिलेटेड जो एनर्जी सिक्योरिटी से एसोसिएटेड क्वेश्चन है आप उनमें डेफिनेटली उनको कोट कर सकते हैं. ठीक है जी. चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. बिफोर आई गो, आई होप यू ऑल नो कि हमारे 2020 के कोर्सेज शुरू हो चुके हैं. 21 के लिए प्री क्रैश भी शुरू हो चुका है. तो यू कैन ऑलवेज गो टू sleepyclasses.com और वहाँ पे आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं. इन केस यू हैव सम डाउट्स, आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल असिस्ट यू विद द सेम. ठीक है जी. चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. ओके दोस्तों, बाय बाय.